अस्सलाम वालेकुम क्लास। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एंजाइम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था और इसका हम लोग ओवरव्यू कर चुके हैं कि हमने इस चैप्टर में आखिर पढ़ना क्या है। आज हम जो है एंजाइम का प्रॉपर्ली लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। पहला कि एंजाइम होते क्या हैं और बाकी जो टर्म्स आपको मैंने पिछले लेक्चर में ओवरव्यू में डिस्कस की थी आप लोगों से, वो हम आज इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप लोगों को कोई चेंजेस चाहिए या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी डिस्क्रिप्शन में आईडी मेंशन है इंस्टाग्राम की, आप वहाँ पे मुझे जो है डीएम कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपको नोट्स वगैरह चाहिए, टिप्स वगैरह, कह सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ऑल टाइम अवेलेबल हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंजाइम, हमने एंजाइम का चैप्टर स्टार्ट किया था और हम देखते हैं कि एंजाइम क्या है। अगर हम जो है बॉडी की बात करें, एनिमल बॉडी हो या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हों या प्लांट्स हों, जितनी भी मतलब कि जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं, तमाम जो है ना अपने अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं मेजर बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं और इन सब में जो है हमारे पास एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हमारे पास यूज़ होते हैं। अब एंजाइम्स हैं क्या? एंजाइम जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, एन और ज़ाइम। इन का मतलब इन है और ज़ाइम का मतलब है यीस्ट। एंजाइम को बेसिकली इनकी डिस्कवरी की बेस पे इनको नाम दिया गया है एंजाइम। एन का मतलब है इन और ज़ाइम का मतलब है हमारे पास यीस्ट। तो सबसे पहले एंजाइम को हमने यीस्ट में डिस्कवर किया था। ठीक है, इसलिए इनका नाम ही एंजाइम है। अब एंजाइम हमारे पास हैं क्या? एंजाइम हमारे पास हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। ये मैं आप लोगों को डेफिनेशन इसकी बताने लगी हूँ। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। देन हमारे पास जो एंजाइम हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और हमारे पास ये होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट्स हैं। अब कैटलिस्ट हम जब केमिस्ट्री में भी बात करते हैं तो हम लोग रिएक्शंस वगैरह में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। कैटलिस्ट का वर्ड बहुत बार हमने सुना है। तो कैटलिस्ट का काम क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाना। ठीक है, उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करवाना। चूँकि एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काम करते हैं, इसलिए इनको हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहते हैं। देन हमारे पास जो है ये होते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कह लें या बायो कैटलिस्ट कह लें, ठीक है, एक ही बात है। और ये होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकली एक्टिव। ठीक है, ये तीन वर्ड जो हैं हमारे एंजाइम को डिफ़ाइन करती हैं। अगर मोर स्पेसिफिकली आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है तो इसमें एक आप लोग एडिशन कर सकते हो, वो ये है कि एंजाइम जो हैं वो खुद केमिकल रिएक्शन में यूज़ नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि एंजाइम्स जो हैं वो किससे मिलके बने होते हैं। एंजाइम हमारे पास, जैसे कि ये हेडिंग मैंने दी हुई है, ये वाली स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम हमारे पास किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं? एंजाइम हमारे पास अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, अमीनो एसिड से, चूँकि हमने ऊपर बात की कि प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स मिल के हमारे पास प्रोटीन्स बनाते हैं और हमने कह दिया कि जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स हैं। तो सिंपल सी बात है कि एंजाइम्स का स्ट्रक्चर जो है या एंजाइम्स जो हैं वो अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए हैं। देन अगर हम देखें कि एंजाइम किस तरह काम करते हैं, सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जिसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या है? सब्सटेंस है। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस है जिस पर एंजाइम जो है एक्ट करते हैं, ऑन विच एंजाइम्स एक्ट।
ठीक है, इसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम छोटी सी बनाई हुई है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारे पास एंजाइम क्या है, सबस्ट्रेट क्या है। अब ये जो पूरा मॉलिक्यूल है बना हुआ, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और एंजाइम ने जिस पर एक्ट करना है वो हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। देन हमारे पास अगली टर्म आ जाती है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है, एक्टिव साइट का आगे हम बहुत बार जिक्र करेंगे। एक्टिव साइट हमारे पास वो चीज़ है जहाँ पर सबस्ट्रेट जो है जाके एक्ट करता है, ठीक है, अटैच होता है। एक्टिव साइट हमारे पास एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। एक्टिव साइट हमारे पास एक है स्मॉल पोर्शन है, ठीक है, जो बना होता है फ्यू अमीनो एसिड से। दैन हमारे पास अगर हम बात करें कि एंजाइम काम किस तरह करता है, तो एंजाइम को काम करने के लिए जो है कुछ अदर सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर वो सब्सटेंसेस ना हो तो एंजाइम जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर सकता। और वो हमारे पास अदर सब्सटेंसेस कौन से हैं, वो हमारे पास है कोफैक्टर। कोफैक्टर जो हैं वो आगे हमारे पास फ़र्दर दो तरह से हैं। कोफैक्टर को हम फ़र्दर दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास इनऑर्गेनिक और दूसरा है हमारे पास ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, Mg+2, Ca+2, ठीक है। Ca+2 के बाद Fe+2। अब ये जो सारे हैं ये एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसके बगैर जो है एंजाइम काम नहीं करेगा। और ये जो सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हैं ये एक्टिवेटर के तौर पे काम कर सकते हैं, ठीक है, एक्टिवेटर्स के तौर पे काम करते हैं। फिर हमारे पास अगर कोफैक्टर का ऑर्गेनिक पार्ट देखें, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो ये हमारे पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, तो इनको हम कोएंजाइम भी कहते हैं, ठीक है, कोएंजाइम्स कहते हैं। अब इनमें क्या आ जाएगा, NAD+। मतलब कि निकोटिन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये जो कोफैक्टर है ये एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। अब कोफैक्टर जो है, एक एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे। एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की, ठीक है। 6 फॉस्फेट की एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। अब ये जो है इसने आगे रिएक्शन जो है प्रोसीड करना है, तो इसके लिए हमारे पास जो एंजाइम है वो है G6 एंड PD, मतलब कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डाइन्यूक्लियोटाइड। अब इसमें हमारे पास जो है Mg+2 कोफैक्टर इन्वॉल्व होता है, जो क्या करता है वो जाके इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। एंजाइम एक्टिवेट होगा तो इस सबस्ट्रेट पर एक्ट करेगा, ठीक है। सबस्ट्रेट पर एक्ट करने के बाद आगे जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा। ये सारा हमारे पास कोफैक्टर का था। देन कोफैक्टर के बाद हमारे पास जो टर्म्स आ जाती हैं। अब एंजाइम की इम्पोर्टेंस पहले देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है। एंजाइम जो है इंक्रीज़ करवा देते हैं केमिकल रिएक्शन के रेट को, ठीक है, मतलब कि केमिकल रिएक्शन को क्या करवाते हैं, स्पीड अप करवा देते हैं, स्पीड अप करवाते हैं, इसकी स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं। हमारी बॉडी में रिएक्शन हो रहे हैं, अगर वो रिएक्शन जो है नॉर्मल विदाउट एंजाइम्स हों तो वो तो सालों लग जाएंगे, ठीक है, वो काम नहीं करेंगे और लाइफ पॉसिबल नहीं। क्लास हम पढ़े थे कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है इसकी टाइप्स तो मैंने बता दी थी, लेकिन एक बात बताना जो है, मतलब कि एक बात जो हमारे पास है वो मिस हो गई थी। वो हमारे पास ये थी कि कोफैक्टर जो है एक नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, नॉन प्रोटीन पार्ट है।
अब कोफैक्टर जो है इसका फंक्शन कह लें या इसकी प्रॉपर्टीज़ कह लें कि ये हमारे पास क्या काम करता है, ये हमारे पास एक ब्रिज के तौर पे काम करता है, ठीक है, एज ए ब्रिज हमारे पास फंक्शन करता है बिटवीन एंजाइम और किसके दरमियान में, सबस्ट्रेट के दरमियान में, ठीक है, सबस्ट्रेट के दरमियान में जो है ब्रिज के तौर पे एक्ट करता है और केमिकल रिएक्शन को जो है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करवाता है। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, अब हमने क्या करना है, अब हमने एंजाइम के जो हैं पार्ट्स पढ़ने हैं। पार्ट्स में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे पास MCQs भी उसमें से आते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं ये टर्म्स हैं, ठीक है। अब इसमें जो है एक्टिवेटर्स, चूँकि मैं आपको कोफैक्टर में बता चुकी हूँ, ठीक है, इनऑर्गेनिक जो हैं कोफैक्टर्स वो एक्टिवेटर के तौर पे भी वर्क करते हैं। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है हमारे पास नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हमारे पास है नॉन प्रोटीन पार्ट। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट जो है, नॉन प्रोटीन पार्ट वो अगर कोवलेंटली बाउंड हो तो उसको हम क्या कह देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। कोवलेंटली बाउंड हो तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, FAD, ये भी हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं। हीम है, हीम भी हमारे पास जो है इसमें भी नॉन प्रोटीन पार्ट जो है कोवलेंटली बाउंड होता है। ये हमारी सारी प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल्स हैं। देन हम करते हैं कोएंजाइम के। कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम अगर हमारे पास प्रोटीन पार्ट जो है वो लूजली अटैच है तो उसको हम कहते हैं, प्रोटीन पार्ट जो है लूजली अटैच है, प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कोएंजाइम होगा, ठीक है, कोएंजाइम होगा। अब इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाएंगे NAD। अब आप लोगों के माइंड में अगर हो तो हमने अभी थोड़ी देर पहले जो है कोएंजाइम पढ़ा है, भला कहाँ पे पढ़ा है, हमने पढ़ा है कोफैक्टर में, ठीक है, कोफैक्टर में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इनऑर्गेनिक जो है, सॉरी, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे होते हैं कोएंजाइम। तो यही सेम बात आप लोग कोएंजाइम में डिस्कस करेंगे और यही सेम एग्जांपल NAD+ की आप लोग देंगे कोएंजाइम में, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है एपोएंजाइम। एपोएंजाइम जो है ये होते हैं इनएक्टिव, ठीक है, और जो होलो एंजाइम है ये हमारे पास होते हैं एक्टिव। अब इनएक्टिव और एक्टिव ये बात हो गई एक इनके बारे में। दूसरी बात होगी कि हमारे पास जो है होलो एंजाइम, उसमें हमारे पास क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं एंड कोफैक्टर है, ठीक है, ये दो चीज़ें होंगी। एपोएंजाइम क्या है, इज़ इक्वल्स टू, सॉरी मैंने गलत जगह पे मेंशन कर दिया है, ये वाला हमारा जो है यहाँ पे आना है। हमारे पास एपोएंजाइम क्या है, एपोएंजाइम में हमारे पास आते हैं कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, कोएंजाइम या फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं होगा, इसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। और ये क्या है, इनएक्टिव है। अब एक्टिव हैं होलो एंजाइम, तो इनकी बात कर ली कि इनमें क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और कोफैक्टर होता है, ठीक है। कोफैक्टर हमने पढ़ा है, एक्टिवेटर्स हो सकते हैं या हमारे पास हो सकते हैं कोएंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सब होंगे और हमारे होलो एंजाइम एक्टिव होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या होगी होलो एंजाइम की, होलो एंजाइम में हमारे पास DNA पॉलीमरेज होगा, RNA पॉलीमरेज होगा। और अब अगर हम बात करें कि एंजाइम हमारे पास होते कहाँ हैं, तो सबसे पहले प्लांट्स में देख लेते हैं। प्लांट्स में हमारे पास अलग एंजाइम्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म जैसे कि ह्यूमंस हैं, उनमें अलग से ऑर्गेनिज़म्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करवाने के लिए। अगर हम प्लांट की बात करें तो इसमें फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम होते हैं, ठीक है, फ़ोटोसिंथेसिस के लिए एंजाइम होते हैं। फिर अगर हम
एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हमारे पास सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। फिर हमारे पास है सिट्रिक एसिड साइकिल, उसके लिए अलग एंजाइम होते हैं। जैसे कि हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, सिट्रिक एसिड के एंजाइम्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, उसमें जो है हमारे पास अलहदा एंजाइम होते हैं उसके लिए, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। फिर हमारे पास अगर हम फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करें तो उसके अलहदा एंजाइम होते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हर एक जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके स्पेसिफिक एंजाइम उसी रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, ना कि जिस तरह हम कह लें कि एक की है वो स्पेसिफिक लॉक को ही ओपन करती है, कोई और की किसी और लॉक को ओपन नहीं कर सकती। इसी तरह एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स भी स्पेसिफिक रिएक्शन को ही कैटलाइज करते हैं, ठीक है, स्पीड अप करवाते हैं। अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम एक ऑर्गेनेली है जिसमें हमारे पास होते हैं राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स जो हैं ये वाहिद एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन से नहीं बने होते। ठीक है, ये हमारे पास होते हैं राइबोसोम्स में। अब राइबोजाइम्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं जब मैसेंजर आरएनए से बाइंड कर रहे होते हैं और ट्रांसफ़र आरएनए जो है आगे को मूव कर रहा होता है, तो ये अमीनो एसिड की बाउंडिंग में राइबोजाइम्स जो हैं ये अपना फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं। फिर अगर हम बात कर लें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले हम नेचर को डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स की नेचर कैसी होती है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था कि एंजाइम्स हमारे पास क्या होती हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स। फिर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन का जो है बात करें तो इसमें जो है ज़ाहिर सी बात है, ये भी हमने पहले पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि स्पीड को इंक्रीज़ करवाते हैं। विदाउट एंजाइम्स रिएक्शन इतने स्लो होंगे कि लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो इफ़ेक्ट ऑफ एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, एंड प्रोडक्ट हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, एंजाइम और सबस्ट्रेट ने रिएक्ट किया। ठीक है, सबस्ट्रेट ने एंजाइम पैक्ट किया और हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड किया, हमारे पास प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट के बाद एंजाइम जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम हमने पढ़ा है कि एंजाइम खुद यूज़ नहीं होता, तो एंड प्रोडक्ट पे कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर हम स्पेसिफिसिटी की बात कर लें तो एंजाइम्स जो हैं इंतहाई स्पेसिफ़िक हैं। स्पेसिफ़िक सबस्ट्रेट के साथ स्पेसिफ़िक एंजाइम ही जो हैं अटैच होंगे। जिस तरह के मैंने लॉक और की एग्जांपल दी थी, ठीक है, वो बेस्ट एग्जांपल है स्पेसिफिसिटी को डिफ़ाइन करने के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास एक बात और स्पेसिफिसिटी में आ जाती है कि एक सिंगल एंजाइम जो है वो एक सिंगल रिएक्शन को ही कैटलाइज कर सकता है। फिर हमारे पास आ जाती है अमाउंट ऑफ एंजाइम कि हमें कितना एंजाइम चाहिए। ठीक है, एंजाइम हमें चाहिए बिल्कुल ही थोड़ी सी अमाउंट में, क्योंकि वही रिएक्शन को इतना फास्ट कर देता है कि जो रिएक्शन अगर एंजाइम के बगैर हम करने की कोशिश करें तो उसमें तो सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर हम एंजाइम ऐड कर दें थोड़ी सी अमाउंट में तो वो हमारे पास जो है विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा। अब आगे हमारे पास आ जाती है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि अगर एंजाइम्स जो हैं वो स्पेसिफ़िक कंडीशंस में ही वर्क करते हैं, अगर वो स्पेसिफ़िक कंडीशन नहीं होगी तो एंजाइम जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। मतलब कि pH टेम्परेचर, ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये सारे फैक्टर्स जो एंजाइम के उसको काम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं वो सारे हम आगे पढ़ेंगे। दैन हमने जो है कोफैक्टर रिक्वायरमेंट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि एंजाइम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, उसको ज़रूरत होती है। फिर एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, जो हमारे पास एंजाइम है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है, कम करके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रिएक्शन को जो है स्पीड अप करवा देता है।